नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं रेनी। रुक करेंगे खबरों का, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित समारोह में 135वें डूरंड कप 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया और ट्रॉफी दौरे को हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता की औपचारिक शुरुआत की। इसके साथ ही 25 जुलाई से शुरू होने वाले एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारियां तेज हो गई हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि डूरंड कप ने देश को अनेक प्रतिभाशाली फुटबॉलर दिए हैं और ये प्रतियोगिता खेल के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम करती है। उन्होंने कहा कि खेल भावना जीवन में समानता, सहयोग और कठिन परिस्थितियों में डटे रहने की प्रेरणा देती है। इस वर्ष 24 टीमें प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी, जिनमें श्रीलंका की टीम भी शामिल है। अनावरण और फ्लैगिंग ऑफ समारोह में आज आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। डूरंड कप टूर्नामेंट ने अनेक फुटबॉल प्रतिभागियों को मंच प्रदान किया है। इसके लिए मैं इस टूर्नामेंट से जुड़े सभी पूर्व और वर्तमान अधिकारियों और खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष कुछ नई टीमें डूरंड कप, द प्रेसिडेंट कप और शिमला ट्रॉफी के विजेता बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस बार श्रीलंका की टीम भी इस आयोजन में भाग ले रही है। मुझे विश्वास है कि नई टीमों के जुड़ने से ये ऐतिहासिक प्रतियोगिता और भी लोकप्रिय बनेगी। इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी टीमों और खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। आप खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करें और इस खेल की प्रतिष्ठा बढ़ाएं। मुझे ज्ञात हुआ है कि डूरंड कप के मैच इस बार कोलकाता, गुवाहाटी, इम्फाल और शिलांग के साथ साथ पहली बार रांची में भी आयोजित किए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि इन आयोजनों से उस क्षेत्र की फुटबॉल खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा देखने का अवसर मिलेगा तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना भी सुदृढ़ होगा। देवियों और स्वजनों, फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। आजकल फीफा विश्व कप के मैच खेले जा रहा है। इस प्रतियोगिता में विश्व की श्रेष्ठ टीमों और खिलाड़ी अपने देश के फुटबॉल की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उन टीमों और खिलाड़ियों के प्रशंसक पूरे विश्व में फैले हैं जो उनके अच्छे प्रदर्शन की सराहना करते हैं। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन सभी खेल प्रेमियों को उत्साहित करता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है। हम वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार फुटबॉल में खिलाड़ी एक दूसरे का सहयोग करते हुए टीम को विजेता बनाते हैं, उसी प्रकार हम सभी देशवासी एक दूसरे के साथ देते हुए विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। फुटबॉल के खेल में भारत को विश्व स्तर पर अपना स्थान बनाने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी है। इसी के लिए तैयार अभी से करना है। ये आयोजन फुटबॉल की प्रतिभा को निखारने में सहायक बने, इसी भावना के साथ मैं सभी को मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
नरेंद्र मोदी ने अपनी राजकीय यात्रा के दौरान इंडोनेशियाई संसद में हिंदी में ऐतिहासिक संबोधन दिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारत और इंडोनेशिया के बीच गहरे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और लोकतांत्रिक संबंधों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और साझा विरासत पर आधारित है। पीएम मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद की नीति में विश्वास करता है और वैश्विक शांति, सहयोग तथा साझा समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। सहाबत सजाती के बीच आकर मैं बहुत ही आनंदित हूं। आपके बीच आना मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। मैं 140 करोड़ भारतवासियों के प्रतिनिधि के रूप में मदर ऑफ डेमोक्रेसी के एक भाग्यशाली नागरिक के रूप में आपको सभी भारतीयों की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। ऑनरेबल मेंबर्स, इंडोनेशिया के लोगों ने, यहां के प्यारे बच्चों ने, युवाओं और महिलाओं ने आज के दिन को मेरे जीवन के सबसे यादगार दिनों में से एक दिन बना दिया है। आज की सुबह जिस तरह इंडोनेशिया के लोगों ने मुझे अपना प्रेम दिखाया है, जिस तरह स्वागत किया है, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। आज सुबह प्रेसिडेंट प्रबोवो ने कॉपीराइट की बात कही थी। मैं उन्हें यही कहूंगा, इस प्रेम पर, इस स्नेह पर, इस दोस्ती पर, इस आदर भाव पर किसी का कॉपीराइट हो ही नहीं सकता। प्रेसिडेंट प्रबोवो से मेरी मित्रता कॉपीराइट की सारी सीमाओं से परे है। साथियों, आज सुबह मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान पाने का भी सौभाग्य मिला। मैं कोटि कोटि भारतीयों के प्रति इंडोनेशिया के लोगों के स्नेह को हृदय से, नम्रता से स्वीकार करता हूं। ये सम्मान हम दोनों देशों की डेमोक्रेटिक वैल्यूज का है, साझी विरासत का है और दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों का है। मैं आप सभी साथियों का, प्रेसिडेंट प्रबोवो जी का, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ऑनरेबल मेंबर्स, आज भारत और इंडोनेशिया इतिहास के एक अहम पड़ाव पर एक साथ खड़े हैं। इस सदी का पहला क्वार्टर बीत चुका है और अब आने वाले 25 वर्ष हम दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज इंडोनेशिया की इस महान धरती पर मैं आपके समक्ष दोनों देशों के साझा विकास का विश्वास लेकर के आया हूं। मैं ये संकल्प लेकर आया हूं कि भारत और इंडोनेशिया मिलकर पूरी मानवता को एक नई ऊर्जा से भर दे सकते हैं। जब भारत के 140 करोड़ नागरिक, इंडोनेशिया के 29 करोड़ नागरिक
साझा प्रयासों से मिलकर आगे बढ़ेंगे तो दुनिया एक नया इतिहास रचते हुए देखेगी। भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। टुगेदर विथ ऑल, डेवलपमेंट फॉर ऑल। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। ऑनरेबल मेंबर्स, हमारी राजधानियां भले ही हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन समुद्र में हमारे बीच केवल 150 किलोमीटर की ही दूरी है। दूसरे देशों में समुद्र भले ही सीमाओं और दूरियों का कारण रहा हो, लेकिन भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र दूरी का प्रतीक नहीं रहा। समुद्र हमारे बीच एक सेतु है। ये हमारे साझा भविष्य का केंद्र है। इंडिया, इंडोनेशिया और इंडियन ओशन, ये नाम हमारे आपसी जुड़ाव की गवाही देते हैं। हजारों वर्षों तक हमारे पोर्ट्स दुनिया को जोड़ते रहे। हमारे जहाज व्यापार और संस्कृति को दूर दूर तक लेकर गए। हमारे पास समुद्र से जुड़ी भविष्य की अनेक संभावनाएं हैं। इसलिए मैं आज समुद्र की इसी विशालता को आधार बनाकर आपसे भारत इंडोनेशिया के संबंधों को नई ऊंचाई देने का आग्रह करूंगा। ऑनरेबल मेंबर्स, इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। हमारा संबंध सदियों पहले नालंदा के ज्ञान से है। हमारा संबंध वायांग, नृत्य और संगीत से है। हम बोरोबुदुर और प्रभानम जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं। हम इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं। हम बाली यात्रा के उत्सव और उसके उल्लास से जुड़े हैं। और जब हम स्वाद की बात करते हैं तो क्रुपुक और पापड़ में कौन ज्यादा क्रंची है, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के आपको बताते कि आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ के रूप में एक ऐसा बीज बोया जिसने देश की राष्ट्रवादी ताकतों को एकजुट किया और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की मजबूत नींव रखी। उन्होंने कहा कि आज उनकी विचारधारा देश के विकास की दिशा तय कर रही है। मेरे जैसे कई लोगों के लिए बहुत बड़ा भावुक होने का दिन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने जीवन का बलिदान कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने के लिए दिया था। उन्होंने
देश के पहले मंत्रिमंडल से इस्तीफा नेहरू लियाकत समझौते के कारण दिया था और उन्होंने भारत की नीतियों का सृजन भारत की ही मिट्टी के सुगंध से बने हुई नीतियों से हो, उस पर जोर रखा था। उनके मृत्यु के 63 साल बाद आज बंगाल में 125वीं जयंती के अवसर पर 125 फुट ऊंची उनकी भव्य प्रतिमा का आज शिलान्यास हुआ है। इसका वर्णन तो शायद इस तरह से कर सकते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी की सरकार आई, इनकी विचारधारा की सरकार आई, देशभक्तों की सरकार आई, तो श्यामा प्रसाद जी का आज उनके ही राज्य में सम्मान करने का काम कर रही है। परंतु मैं इस भूमि पूजन को अलग रूप से देखता हूं। मैं बंगाल और देश की जनता को कहने आया हूं, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मूर्ति का भूमि पूजन नहीं है, ये सोनार बांग्ला को संकल्प सिद्ध करने का भूमि पूजन है। बंगाल के लिए जो स्वप्न कवि गुरु टैगोर ने देखा, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी ने देखा, महर्षि अरविंद, खुदीराम बोस, राजा राम मोहन रॉय ने देखा, वो बंगाल का पुनर्निर्माण इतने सालों के बाद यहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के दिन फिर से शुरू हो रहा है। और मित्रों, मैं शुभेंदु जी को बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन और बधाई देना चाहता हूं। इतने सालों के बाद बंगाल में बंगाल टाइगर के बेटे भारत केसरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर उनको सम्मान देने का काम किया है। आज जिस मूर्ति का हम भूमि पूजन कर आए हैं, एक मनमोहक लोकेशन पर मानव निर्मित सबसे बड़ी झील के किनारे पर एक सुंदर मूर्ति वहां बनने जा रही है। और आज मैंने शुभेंदु जी को हाँ कहा है और शुभेंदु जी को सुझाव कहा है, उन्होंने हाँ भी बोला है। वहां पर भारत की सुरक्षा के लिए रिसर्च करने वाला श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूशन भी वहां पर ही स्थापित होगा। श्यामा प्रसाद जी का पूरा जीवन अनेक प्रकार से, अभी हमने मोदी जी को सुना है, अनेक प्रकल्प के उन्होंने विचार भी रखे और अपने छोटे से जीवन के अंदर उसको पूर्ण करने का प्रयास भी किया। मगर सबसे बड़ा काम किया, एक ऐसा बीज बोया भारतीय जनसंघ के रूप में, जिसने भारत की सारी राष्ट्रवादी ताकतों को इकट्ठा किया और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने की काम किया। और आज उन्होंने बोया हुआ वो बीज एक वट वृक्ष बनकर पूरे भारत में फल देने का काम कर रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक नजर डालेंगे अब तक की बड़ी खबरों पर।